प्रणाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करूंगा। आपको पता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्कूल एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरह आज हम हायर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए। तो मेरा नाम संदीप, आप देख रहे हो इंटरनेट फन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो सबसे पहले जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है। एजुकेशन पॉलिसी एक कंप्रेसिव फ्रेमवर्क होता है। आप ऐसे समझ सकते हो, एक लिखित ढांचे की तरह होता है जो अपने देश के एजुकेशन डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो मैं कह सकता हूँ एजुकेशन पॉलिसी इज कंप्रेसिव फ्रेमवर्क विच गाइड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये एजुकेशन पॉलिसी कुछ डिकेड्स में आती है। अगर मैं अपने भारत देश की बात करूं तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी। अब उसके अगली एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जिसमें कुछ माइन्यूट चेंजेस किए गए थे 1992 में। 1986 के बाद 2020 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। मतलब इसी साल अपने को एक नई एजुकेशन पॉलिसी देखने मिली है, जो भारत देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। तो चलिए जानते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी ने हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए हैं। तो चलिए एजुकेशन पॉलिसी को की इनसाइट द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहला की इनसाइट आता है मोटिव। इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने के पीछे मोटिव क्या है? तो इस एजुकेशन पॉलिसी को लाने का मोटिव है कि टू डेवलप गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, टू डेवलप देयर कैरेक्टर, इथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड 21st सेंचुरी कैपेबिलिटीज। काफी बड़ा पॉइंट है, गौर से सुनिए, 21st सेंचुरी कैपेबिलिटीज। तो ये तो बात रही मोटिव की। दूसरी बात है प्रॉब्लम, मतलब दूसरा की इनसाइट है प्रॉब्लम। आखिर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली प्रॉब्लम है, ये काफी फ्रेगमेंटेड है, ये काफी रिजिड है, इसमें काफी सारे लिमिटेशंस है। लैक ऑफ टीचर्स, इंस्टीट्यूशन, इन सभी को निगोशिएट करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई जा रही है। तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन हब, या फिर आप कह सकते हो नॉलेज हब। भारत सरकार ये सोच रही है कि एक एजुकेशन हब बनाया जाए जिसमें करीबन 3000 लोग पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें स्टूडेंट से लेके एक्सपर्ट तक होंगे। वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते, अपने स्किल शेयर कर सकते, अपने विचार शेयर कर सकते, ताकि सभी को इसी का फायदा हो। इसके बाद आता है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो चलिए समझते हैं GER है क्या। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक ऐसा रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने स्कूल के लिए अप्लाई किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपने ग्रेड्स अचीव किए, या फिर कह सकते हो अपना ग्रेजुएशन अचीव किया है। वर्तमान में भारत का GER रेशियो 26.3% है। भारत सरकार का ये कहना है कि GER रेशियो प्रेजेंट में काफ़ी कम है, क्योंकि आप समझिए खाली 26.3% का मतलब जितने विद्यार्थी अभी वर्तमान में स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से खाली 26% अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ तो विद्यार्थी होते हैं कि 8वीं में छोड़ दी स्कूल, 10वीं में छोड़ दी, 12वीं में छोड़ दी, तो इस प्रकार ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते। भारत का गोल ये है कि 2035 तक GER रेशियो कम से कम 50% हो जाए। तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर 100 विद्यार्थी स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे तो कम से कम उनमें से 50 विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके, और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। पांचवा की इनसाइट आता है MI इन ईच डिस्ट्रिक्ट टिल 2030। MI का मतलब यहाँ मुंबई इंडियंस नहीं है। MI का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट इन ईच डिस्ट्रिक्ट टिल 2030। तो सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कंबाइनिंग मोर देन वन डिसिप्लिन और मोर देन वन स्टडी फील्ड। ये समझिए कि अगर मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो मुझे अगर साइकोलॉजी पढ़ना होगा तो मैं एक बाहर की ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज खाली इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो मुझे प्रोवाइड नहीं करेगा साइकोलॉजी स्टडी करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2030 तक एक MI इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिसके अंदर स्टूडेंट मल्टी प्रोफेशनल स्टडीज कर सके एक ही जगह पर। भले वो स्टूडेंट कौन से भी फील्ड का हो, भले वो इंजीनियरिंग का हो, या फिर मेडिकल का हो, या फिर कोई और फील्ड का हो।
तो इस तरह से छात्र काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएगा, काफ़ी फील्ड में पार्टिसिपेट कर पाएगा और एज अ पार्ट ऑफ हर और हिज इंटरेस्ट वो फील्ड सिलेक्ट कर पाएगा और उसमें डिग्री परस्यू कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2030 तक। काफ़ी असंभव सा काम है, पर जब भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोल रही है तो हमें यकीन करना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट डिज़ाइन कर देगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। आप नाम से समझ ही पा रहे होंगे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का मतलब क्या है। इससे क्या होगा कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में वो अपना ऑनलाइन प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे एक्सेस इंप्रूवमेंट होगा। मतलब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें 1000 फिजिकली स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, तो अब जैसे ऑनलाइन प्रोग्राम डिज़ाइन होगा उसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट फिजिकली नहीं आ पा रहे थे लोकेशन के कारण या फिर फाइनेंशियली या फिर कोई और कारण के कारण, तो वो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में और उसी तरह का क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा जो ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इससे देखिए एक्सेस इंप्रूवमेंट ऐसे होगा कि अभी एन स्टूडेंट जा रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम से इनटू मल्टीपल्स टाइम ऑफ एन हो जाएगा और GER रेशो में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, जो हमने पहले डिस्कस किया था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझ कर किया है ये प्रोग्राम और काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम निकाल दिए जिसमें उन्होंने बैचलर डिग्री प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन। आपको पर्टिकुलर स्कोर करना पड़ेगा, पर्टिकुलर क्रेडिट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे पर्टिकुलर एग्ज़ाम से। तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, आप समझ सकते हो। और इसमें जो स्टूडेंट टॉप करता है उसे रिसर्च में हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, ऐसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है कि यूनिवर्सिटी क्या है। अगला पॉइंट है व्हाट इज़ ए यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है जिसमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, PhD और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च काफ़ी बेहतर हो, उसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी का काफ़ी कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर है क्योंकि देखिए नाम देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी के नाम इस तरह है: डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलेटेड टू बी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी। तो ये सब हटाकर गवर्नमेंट ये डिसीजन बना रही है कि इनको एक ही नाम से रिप्लेस किया जाएगा जो कि खाली यूनिवर्सिटी होगा। कुछ कंडीशंस होंगे, फुलफिल करने होंगे, उसी के बाद आप पर्टिकुलर खाली एक ही नाम लगाया जाएगा इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी, जिसमें कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एफिलेटेड टू बी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कोई नाम नहीं होगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज गुड एजुकेशन। तो एंशिएंट इंडिया के बाण भट्ट के कादम्बरी में लिखा हुआ है कि एक गुड एजुकेशन वो होता है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन को 64 कलास का नॉलेज होना, उसका प्रॉपर गुड नॉलेज होना, उसे गुड एजुकेशन कहा है। तो कलास यानी आप समझ सकते हो आर्ट्स, और इन 64 आर्ट्स में साइंस, कॉमर्स, पेंटिंग, डांसिंग, सभी एक्टिविटीज़, यहाँ तक बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, बेस्ड टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारे एजुकेशन लिखा हुआ है। इन सब का प्रॉपर नॉलेज होना, इसी का मतलब गुड एजुकेशन है। तो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि जो भी स्टूडेंट होगा उसे इन फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, उसे ही गुड एजुकेशन कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आप इस तरह से समझ पाओगे कि एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री को पुश देने के लिए, अब चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मतलब आप जो सीख रहे हो जिसका कोई आउटपुट निकलना चाहिए, कि आप पर्टिकुलर चीज़ सीख रहे हो उसे एप्लीकेशन में निकाल पाओ, उसे आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहोगे। जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं पाओगे उसे आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं कर पाओगे। APJ अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि एक कंट्री को सपोर्ट करने के लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिग्री।
जिसके लिए आप सब काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिग्री के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। तो गवर्नमेंट ने इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के तरह के प्रोग्राम रखे। अब स्टूडेंट मल्टीपल स्टेजेस पर एंट्री भी ले पाएगा और मल्टीपल स्टेजेस पर एग्जिट भी कर पाएगा। तो इसमें मैंने सिस्टम आपको बता रखा है। अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कर कॉलेज छोड़ता है किसी कारणवश, तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा पर्टिकुलर क्रेडिट्स के साथ। और जब स्टूडेंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब कॉलेज में वापस आएगा, तो उसे सेकंड ईयर में ही एडमिशन दिया जाएगा। उसे अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए और उसने परस्यू कर लिया है सर्टिफिकेट, जो कि उसे सेकंड ईयर में एडमिशन दिलाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद आता है, अगर आप सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी पर्टिकुलर फील्ड में। और थर्ड और फोर्थ कंपलसरी नहीं है, ये कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कॉलेज डिसाइड कर सकता है डिग्री 3 इयर्स की रखे या फिर 4 इयर्स की रखे। पर जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए जो रूल्स बनाए वो हर एक कॉलेज के लिए कंपलसरी है कि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में छोड़ता है तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे पर्टिकुलर फील्ड के साथ, और सेकंड ईयर जब छोड़ता है उसे डिप्लोमा प्रोवाइड करे। और थर्ड फोर्थ ईयर कॉलेज जब अगर स्टूडेंट 3 ईयर की डिग्री रखेगा तो 4 ईयर कंप्लीट करके वो रिसर्च प्लस डिग्री ले सकता है, या फिर कोई कॉलेज चाहता है कि वो रिसर्च के लिए ओरिएंटेड नहीं है तो वो 4 ईयर की बैचलर डिग्री रखेंगे। तो ये प्रोग्राम रहा डिग्री का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मास्टर्स की, तो मास्टर्स के लिए प्रोग्राम 3+2 रखा है, जिसमें स्टूडेंट को 3 साल की डिग्री बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, 1 साल का मास्टर्स प्रोवाइड किया जाएगा और 1 साल रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा, जो कि उस फील्ड के बेस पर रहेगा कि आप पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो आपको 1 साल उस रिसर्च के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आता है 4+1 ईयर, जिसके अंदर 3 साल बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च 4 साल के अंदर और 1 साल मास्टर्स का। इसके बाद आता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री। 5 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब कि 3 साल आप बैचलर करो, उसी के अंदर रिसर्च और मास्टर्स भी उसी के अंदर इंक्लूड रहेगा। तो 5 साल में आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी, बैचलर की डिग्री मिलेगी और मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। तो ये सब प्रोग्राम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है डिग्री रिलेटेड। और जो मास्टर्स कर रहे हैं फिलॉसफी में, उन्हें मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि मास्टर्स इन फिलॉसफी आगे डिसकंटिन्यू किया जाएगा। अब कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं की जाएगी मास्टर्स की फिलॉसफी के अंदर, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला पॉइंट आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है कि अब जैसे आपका बैंक होता है, उसमें आप जैसे अमाउंट डालते हो या फिर आप विड्रॉल या फिर डिपॉजिट करते हो तो आपको पर्टिकुलर क्रेडिट मिलते हैं ऑनलाइन। तो उसी तरह गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब आपको एजुकेशन फील्ड में भी क्रेडिट्स मिलेंगे। ये क्रेडिट ऑनलाइन सेव होंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर करते हो तो आपको पर्टिकुलर क्रेडिट्स मिलेंगे, आप सेकंड ईयर क्लियर करते हो आपको पर्टिकुलर क्रेडिट्स मिलेंगे। तो ये सब जब एक पर्टिकुलर फुलफिलमेंट करेंगे कोई डिग्री के लिए तो आपको उसमें डिग्री प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये ABC भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आप जो प्रेजेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो उसके क्रेडिट्स अलग से कलेक्ट होंगे, और एक आप जो सेकेंडरी बाहर कोई ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हो तो उसके क्रेडिट्स अलग। अगर आप जो दूसरे क्रेडिट्स की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा क्रेडिट का एरिया है, अगर उसमें आप पर्टिकुलर क्रेडिट्स ले लेते हो तो आपको एक सेकेंडरी डिग्री प्रोवाइड की जाती है उस फील्ड रिलेटेड। आपकी जो प्राइमरी या फिर आप जैसे कह सकते हो कोर डिग्री आपकी वो तो रहेगी, साथ में आपको सेकेंडरी डिग्री भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपने पर्टिकुलर क्रेडिट्स कलेक्ट कर लिए हैं, आपने पर्टिकुलर एग्जाम क्रॉस कर लिए है, तो आपको उस फील्ड का इनफ नॉलेज हो गया है जिसके बेसिस पर आपको एक डिग्री प्रोवाइड की जाए। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपके लिए ABC दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्लस पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। इसके बाद आता है ऑप्टिमल लर्निंग एंड सपोर्ट। ऑप्टिमल लर्निंग एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमल लर्निंग की स्टूडेंट्स को इस तरह सपोर्ट किया जाएगा कि या फिर इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाएगा
कि वो पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज ले सके, ऑप्टिमल नॉलेज ले सके, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, उस तरह का कोई मेंशन नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अगर मुझे कोई अपडेट मिलते हैं सपोर्ट रिलेटेड तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए क्या कैटेगरी वाइज किया है या फिर कुछ और क्राइटेरियाज रखे फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल इसके साथ अपडेट करूंगा। इसके बाद आता है फैकल्टी एंड टीचर एजुकेशन। अब तक तो स्टूडेंट एजुकेशन करते थे कि भाई स्टूडेंट को पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्रॉस करना है या फिर पर्टिकुलर मार्क्स लेने हैं, तभी उससे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। पर अब टीचर्स को भी एजुकेशन या फिर पर्टिकुलर डिग्री लेनी होगी, तभी वो टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड डिग्री होना कंपलसरी है। ये 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखिए, इंडिया रिसर्च के फील्ड में काफ़ी पीछे है, क्योंकि इंडिया रिसर्च के फील्ड में खाली 0.69% अपने जीडीपी का हिस्सा इन्वेस्ट करता है। दैट इज द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट। इसमें काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो 2.8% है, और अगर मैं इजराइल की बात करूं 4.3% तो अपने जीडीपी का हिस्सा रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे उन्हें काफ़ी पुश मिल रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो भी अपने जीडीपी का हिस्सा मैक्सिमम जितना हो सके उतना बढ़ाएगा, ताकि वो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क बढ़ा सके इंडिया में। और ये जो भी जीडीपी का जितना भी परसेंट रहेगा, ये लगभग 2.4% के आसपास रहेगा। और इससे काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हो कि रिसर्च रिलेटेड आप वर्क कर सकोगे। और जो स्टूडेंट सही में रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कर्विंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कर्विंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि अब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स अपनी फीस एक लिमिट के ऊपर नहीं रख पाएंगे और एक लिमिट के नीचे भी नहीं रख पाएंगे। उन्हें एक रेंज दी जाएंगी जिसमें में उन्हें अपनी फीस डिसाइड करनी होगी। और जो स्टूडेंट भले ही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, उन्हें मैक्सिमम लिमिट क्रॉस नहीं करना अलाउड नहीं रहेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट करता है क्रॉस तो उन पे एक लीगल एक्शन ली जाएगी। तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट है कि अब आपसे इंस्टीट्यूट्स फालतू के पैसे नहीं ले पाएंगे। तो दोज वेर ऑल पॉइंट्स कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या चेंजेस किए गए हायर एजुकेशन में, और यही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीति 2020। आप बताइए आपको कैसी लगी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपके क्या विचार है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूँ। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।